हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का पेपर 2026। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331 नैनोमीटर इरेडिएट्स द फॉलोइंग मेटल्स। आपको 4 मेटल्स गिवन है और उनके वर्क फंक्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है कि गिवन रेडिएशन इनमें से किस मेटल्स के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगी या किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तब होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा। तो हमें जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट कर लेनी है। अब एनर्जी का हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1242 ओवर वेवलेंथ रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर हम नैनोमीटर में, तो जो एनर्जी आएगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। आप HC ओवर लैम्डा का यूज करके भी एनर्जी निकाल सकते हैं, बाद में उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन डायरेक्ट याद होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करने पर 1242 ओवर 331, इसे सॉल्व करने पर जो हमारी एनर्जी रहती है दैट इज 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए तो जो वर्क फंक्शन है वो 3.75 से लेस है, यानी कि इन मेटल्स के केस में तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, पर मोलिब्डेनम के केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ओनली मोलिब्डेनम विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। Moving forward to our next question, ratio of amplitude of electric field to the amplitude of magnetic field associated with an EM wave propagating in glass. ग्लास यानी कि किसी मीडियम के अंदर आपसे E और B का रेशो पूछा गया है। E और B का रेशो E बाय B किसके इक्वल होगा, V के। उस वेव की फेज वेलोसिटी ग्लास में लेंगे हम, गिवन मीडियम के अंदर लेंगे। V किसके इक्वल होगा हमारा, C ओवर N के। C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸, N है आपका 1.5। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास V कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन AC वोल्टेज इज गिवन एज V इक्वल 14 साइन 314t वोल्ट। हमें फाइंड करनी है एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ओवर अ साइकिल। सो फॉर अ प्योर साइनोसॉइडल वेव एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए रहती है हमारी 0। सो 0 हमारा दो ऑप्शंस के अंदर है और रिस्पेक्टिवली आंसर पूछा गया है, एवरेज वैल्यू पहले पूछी गई है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। अब हम इफेक्टिव वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। इफेक्टिव वैल्यू मतलब हमसे VRMS की बात की जा रही है। VRMS हमारा होगा V मैक्सिमम बाय √2। V मैक्सिमम है हमारा 14 और अगर √2 की वैल्यू को हम 1.4 लेकर चलते हैं तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा किसके लिए, इफेक्टिव वैल्यू के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस। तो वोल्टेज का ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये सारे MCQs आपको, ये सेट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट 1 और 2 के अंदर भी हमारे मोस्टली MCQs जो थे वो कॉमन ही थे। ये वाले MCQs आपको सेट 1 और 2 में भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 particles of masses m1 and m2, charges q1 and q2 respectively are projected with same velocity। दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि पेपर के प्लेन से आउटवर्ड फील्ड दी हुई है। अगर ये दोनों पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करते हैं तो हमें कंक्लूजन फाइंड करना है। तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें m1 m2 q1 q2 इनका रिलेशन देखना है। अब ये दोनों पार्टिकल्स, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो रेडियस होती है वो होगी हमारी mv बाय qb। v और b दोनों का हमारा सेम दिया हुआ है। R1 हमारा हो जाएगा m1v ओवर q1b और R2 हो जाएगा m2v ओवर q2b। डायग्राम को देखते हुए समझ में आ रहा है हमें कि पार्टिकल 2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टिकल 1। R2 ज्यादा है किससे, R1 से।
यानी कि m2 over q2 is greater than m1 over q1, or we can say m1 by m2 is less than q1 by q2. Option A is the right answer. Question number 6. पाश्चन सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर पाश्चन सीरीज हमारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी 4 times है उसकी इनिशियल वैल्यू के। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है हमारी h/p। प्लैंक्स कांस्टेंट है h और p है मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं, मोमेंटम इक्वल होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। तो बेसिकली लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लिख सकते हैं λ2 over λ1 क्या होगा, √ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 times है इनिशियल के, तो ये वैल्यू हमारी होगी 1/4। λ2 by λ1 आया 1/2। बेसिकली जो λ2 आ रहा है वो हाफ आ रहा है इनिशियल वैल्यू का। सो वेवलेंथ हमारी 50% डिक्रीज करेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. The resistivity rho of a metal increases with rise in temperature because। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वो हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी का रिलेशन है हमारा m/ne² टाउ। अगर मीन रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9. Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of pair of coils depends on। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कॉयल की रिलेटिव पोजीशन और कॉयल की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। Which of the following statement is true about mobility of charge carriers in a metal? मोबिलिटी हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी डिक्रीज करती है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मोबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट गलत है, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से भी डिक्रीज करेगी। मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये भी हमारा गलत है। मोबिलिटी जो है वो मास ऑफ चार्ज कैरियर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। मोबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करती है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11. अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज। अब इस क्वेश्चन में ना इनिशियल रेंज गिवन नहीं है, तो मैं उसको 0 से 1 वोल्ट के लिए लेकर सॉल्व करूंगी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी मैच करता है इस क्वेश्चन में। By connecting a resistor of 250 ohm with it। अगर रेजिस्टर 250 ओम को 900 ओम से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो रेंज है वो 0 से 3 वोल्ट हो जाती है। तो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। सो बेसिकली जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो V किसके इक्वल होता है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटू G+R। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और R हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो शुरू का अगर पोटेंशियल लिया जाए 1, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट हो गया IG। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है और इनिशियल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 250 ओम। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। सेकंड इक्वेशन जो रेंज है वो 3 वोल्ट हो गई, करंट IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा 900 ओम। इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 3/1 आएगा। G+900 ओवर G+250। इसे सॉल्व करने पर G की वैल्यू आती है हमारे पास 75 ओम। अगेन आई एम आस्किंग, मैंने यहाँ पर इनिशियल रेंज को 1 वोल्ट लेकर सॉल्व इसे किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर शुरू में दिया हुआ नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 12.
Photons of frequency nu are incident on the surfaces of two metals A and B of threshold frequencies nu by 2 and nu by 3. The ratio of maximum kinetic energy of electrons emitted from metal A to that from metal B. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे, वो होगी एच न्यू माइनस मेटल का वर्क फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हमारी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट मेटल का वर्क फंक्शन। दोनों मेटल्स ए और बी के लिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख लेते हैं। इंसिडेंट फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी हमें न्यू गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए के लिए है न्यू बाय 2 और बी के लिए है न्यू बाय 3। तो ए के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एच न्यू माइनस एच इंटू न्यू बाय 2, यानी कि एच न्यू बाय 2। और बी के लिए जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एच न्यू माइनस एच इंटू न्यू बाय 3, विच मीन्स 2h न्यू ओवर 3। अब हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशो। सो रेशो फाइंड करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब हमें डिवाइड करना है एच न्यू बाय 2 ओवर 2h न्यू ओवर 3, तो आंसर आएगा 3/4, ऑप्शन बी। ये हमारे 12 MCQs थे। ये कॉमन है MCQs आपके सेट 1 और 2 में भी, कुछ MCQs अलग है जिन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। असर्शन रीजन जो है आपके वो तीनों सेट्स के अंदर सेम दिए गए हैं। 13th क्वेश्चन नंबर असर्शन गिवन है, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस। जबकि हम जानते हैं कि लेंस को पानी में जब हम इमर्स करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज करती है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करती है, तो असर्शन ही हमारा फॉल्स है। तो डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसके अंदर असर्शन फॉल्स बनता है, साथ के साथ रीजन भी फॉल्स ही बनता है, तो डी इसका सही आंसर होगा। रीजन भी पढ़ लेते हैं, कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू फेसेस। ये गलत है, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंडक्टिविटी ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन दैट ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द रीजन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर मोबाइल देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स से ज़्यादा होती है, इसीलिए कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। 15th क्वेश्चन, the work done in taking a unit charge around a closed loop of an electric circuit involving cells and resistor in the loop is 0. वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप 0 होता है बट कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। जब आपने सर्किट के अंदर सेल्स और रेजिस्टर यानी कि एक्सटर्नल सप्लाई दी हुई है, उस केस का आपका वर्क डन 0 नहीं होगा, तो असर्शन आपका फॉल्स है। The potential at a point depends on the location of the point in the loop. ये रीजन कुछ ठीक है, मतलब ये लाइन ठीक है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड चार्ज कम बैक्स टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ रेस्ट। ये गलत है आपकी स्टेटमेंट। सेल्स और रेजिस्टर्स जब एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कनेक्टेड हैं तो रीजन भी आपका ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, when a ferromagnetic substance is heated to high temperature it becomes paramagnetic in nature. yes, assertion आपका जो है वो सही है। रीजन कह रहा है the disappearance of magnetization of a ferromagnetic is abrupt and not gradual. yes, sudden destructions होती है ना डोमेन की, तभी उस केस में फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है आपका और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सही रहेगा वो ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक MCQs हमारे कवर हो गए हैं। अब हम आगे वाले सेक्शंस के न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे इस पेपर में दिए हुए हैं, बाकी सेट्स में भी वो न्यूमेरिकल्स कॉमन है, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द होल कंसेंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 5 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की होल्स की कंसेंट्रेशन हमारी बराबर होती है,
यानी कि Ni हमें गिवन है 5 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। When it is doped with certain impurity, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। जो अब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो है 4 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। अब हमें नई वैल्यू होल कंसंट्रेशन की फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। न्यू सेमीकंडक्टर की टाइप बतानी है आफ्टर डोपिंग। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Ni का स्क्वायर इक्वल Ne × NH। 5 × 10⁸ उसका स्क्वायर, 4 × 10⁻12 और होल्स की कंसंट्रेशन हमें आफ्टर डोपिंग फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने पर जो होल्स की कंसंट्रेशन आती है हमारे पास वो रहेगी 25 × 10⁻16 ओवर 4 × 10⁻12। सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 6.25 × 10⁻4 पर मीटर क्यूब। ये होगी हमारी न्यू वैल्यू ऑफ होल कंसंट्रेशन। अब बाद में भी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ही ज्यादा है होल्स से, तो जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा वो होगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। An electric dipole consists of 2 point charges +1 microcoulomb and -1 microcoulomb। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की सेपरेशन आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखा गया विच इज 100 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है in turning the dipole from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium। शुरू में डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो हमारा इनिशियल एंगल है θ1 इज 0 डिग्री। अब उसे लेकर जाना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि θ2 है हमारा 180 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास PE cos θ1 माइनस cos θ2। P है हमारा डायपोल मूवमेंट विच इज Q इंटू डायपोल्स मूवमेंट चार्जेस के बीच की सेपरेशन। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो वर्क डन रहेगा हमारा Q क्या है हमारे पास +1 माइक्रोकूलम है, यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, उसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो वो हो जाएगी 10 × 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 100। cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है, क्या आएगा इसे सॉल्व करने पर, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बनेगी, पावर्स को सॉल्व करेंगे 10⁻⁻8 10⁻3, cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है हमारा -1। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 2 × 10⁻⁻5 जूल। वर्क डन का आंसर आएगा 2 × 10⁻5 जूल। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 गिवन है। फोकल लेंथ एयर में गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। Find its nature and focal length when it is immersed in a transparent liquid of refractive index 1.25। मीडियम में जिसमें रखा गया लेंस को, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और हम जानते हैं कि फोकल लेंथ के अंदर चेंज आएगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f होता है। जब उसे हमने एयर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नई फोकल लेंथ f डैश ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ना, तो अब आ जाएगा मीडियम में रखने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें f डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली डिवाइड करना है। डेटा आपके पास है सारा, तो 1/f ओवर 1/f डैश हो जाएगा आपका
म्यू एल माइनस 1 ओवर म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू एम। ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास और इसे सॉल्व करने पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना एफ डैश का, वो आता है 50 सेंटीमीटर। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। द फिगर गिवन बिलो शोज 3 स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। आपको 3 स्ट्रेट कंडक्टर्स गिवन है। फर्स्ट में से करंट है 2I, सेकंड में से करंट है I, थर्ड में से करंट है 3I। आपको फाइंड करनी है क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस चीज की। एक तो फाइंड करनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक पॉइंट है कंडक्टर 1 पर, इस कंडक्टर 1 के ऊपर ही कोई एक पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। और फाइंड करनी है आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 एंड 3। कंडक्टर 2 और 3 1 पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसका हमें नेट बताना है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो रहेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू करंट थ्रू द वायर और दोनों वायर्स के बीच की सेपरेशन डी। अब जो पॉइंट है वो कंडक्टर 1 के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो कंडक्टर 1 के कारण उस पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं है। कंडक्टर 2 और 3 के कारण उस पॉइंट पर हम फील्ड देखते हैं, तो 2 के कारण B2 लिख लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू सेकेंड वायर में से करंट है I और 1 और 2 के बीच की सेपरेशन है हमारी D। तो ये वैल्यू आती है म्यू नॉट I ओवर 2 पाई D। ऐसे ही 3 वाले के कारण फील्ड देख लेते हैं, वो हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 3 में से करंट है आपका 3I। सेपरेशन अब हमारी ये हो जाएगी टोटल कितनी 2D। इसे सॉल्व करने पर आएगा 3 म्यू नॉट I ओवर 4 पाई D। हमें फाइंड करनी है नेट। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। आप डायरेक्शन के बिना नहीं सॉल्व कर सकते। सो जो वायर 2 में करंट है I, उसके कारण जो A पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट A है, यहाँ पर जो फील्ड होगी आपकी दैट विल बी आउटवर्ड। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो फील्ड होगी आपकी कैसी, आउटवर्ड। 3 वाली जो वायर है उसके कारण A पॉइंट पर फील्ड होगी आपकी कैसी, इनवर्ड। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, कौन से वाली वैल्यू ज्यादा है, थर्ड वाली। तो नेट फाइंड करने के लिए 3 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो नेट फील्ड आएगी हमारे पास वो आएगी इसे सॉल्व करने पर म्यू नॉट I ओवर 4 पाई D। माइनस करना है B3 माइनस B2, B3 माइनस B2। B3 ज्यादा है तो ओवरऑल डोमिनेंट डायरेक्शन उसी की होगी, तो फील्ड कैसी होगी आपकी, इनवर्ड फील्ड होगी। ये बात हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात करते हैं फोर्स की। सो फोर्स देखनी है, पहले 2 और 1 के बीच की फोर्स देख लेते हैं, फिर 3 और 1 के बीच की फोर्स देख लेते हैं। तो फोर्स देखते हैं अगर 2 और 1 के बीच की। हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 म्यू नॉट 2I1I2 ओवर 4 पाई R। R उनके बीच की सेपरेशन हो गई। बात की जाए अगर 1 और 2 की, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 टाइम्स करंट है दोनों के बीच का I और 2I, सेपरेशन है आपकी D। अब दोनों वायर्स के अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन के अंदर, तो ये डायरेक्शन की भी ध्यान रखना होगा हमारे को। और जो 3 और 1 है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो F31 लिख लेते हैं सिमिलर बेसिस पे हम। F31 हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू दोनों का करंट कितना है 3I और 2I, सेपरेशन कितनी है हमारी 2D। इसका भी नेट कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटे वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो 3 वाली फोर्स है वो 2 वाली से ज्यादा है, तो
अगर 3 वाली फोर्स 2 वाली से ज़्यादा है तो जो एफ नेट आता है ना, इसे माइनस करने पर, मतलब F31 में से F21 अपने को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और इसको माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है μ0/4π2I² और जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो अवे आएगी 1 से। कैसी आएगी, अवे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जल्दी स्पीड से डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि कुछ बच्चों को सिर्फ आंसर से मतलब होता है कि क्या हमारा फाइनल रिजल्ट सही है या नहीं है, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या स्टेप बाय स्टेप आपको इन्हें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 28 इसके बाद, 2 कॉइल्स हैं, वन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हैविंग 10 टर्न्स, other of radius 5 centimeter having 50 turns are placed coaxially in air such that their centers are coincident. हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल इफ द लार्जर कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। हम ना डेटा लिख लेते हैं कि दोनों कॉइल्स के लिए हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। कॉइल 1 के लिए हमें क्या दिया है, कॉइल 2 के लिए क्या दिया है। कॉइल 1 की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, कॉइल 2 की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कॉइल के हैं 10 और नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल के हैं 50। फ्लक्स स्मॉलर कॉइल से फाइंड करनी है और लार्जर कॉइल का करंट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3 एम्पियर। तो फ्लक्स फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जब स्मॉलर कॉइल से फ्लक्स फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया तो स्मॉलर कॉइल का ही आएगा, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्जर वाली कॉइल की आएगी क्योंकि फ्लक्स होगी ना N1B2A1। अब B2 की क्या वैल्यू होगी, फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, फील्ड कैसे लिखेंगे सेकंड वाली वायर के कारण, वो हो जाएगी μ0N2I2/2R2। ये वैल्यू होगी हमारी B2 की। सारा डेटा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना। μ0 की वैल्यू अपने को क्या यूज करनी है, μ0 की वैल्यू यूज करनी है 4π×10⁻⁷। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। μ0 दे रखा है, N2 I2 R2 सब गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना। फिर N1 भी पता है, अब A1 क्या यूज करेंगे, A1 अपना हो जाएगा πr1²। R1 भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे ना हमारे पास फ्लक्स आ जाएगी और जो फ्लक्स आती है वो कैलकुलेशन करने पर 147.894 × 10⁻⁸, मतलब आप डेसिमल शिफ्ट करके भी आंसर लिख सकते हो। बेसिकली मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्या 2 फॉर्मूलेज आप यूज करेंगे इसके अंदर। B2 निकालेंगे पहले, सेकेंड वाली यानी कि लार्जर कॉइल की फील्ड, फिर उसके कारण स्मॉलर कॉइल की फ्लक्स। फिर आपसे पूछिए दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दीजिए, करंट हमें सेकंड कॉइल का दिया ही हुआ है, तो फ्लक्स आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जो फाइनल आंसर आता है ना हमारे पास वो आता है 4.9 × 10⁻⁷ हेनरी, ये वैल्यू आती है हमारे पास। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। फिर केस स्टडी तीनों सेट्स में आपको सेम ही दी हुई है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज। एक का अपर्चर ज्यादा है, दूसरे मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू आईपीस। आईपीस की स्मॉलर फोकल लेंथ है और स्मॉल अपर्चर है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। फाइनल इमेज जो आईपीस ने बनाई वो मैग्नीफाइड बनाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस आर रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारी वो रियल इमेज बनाएगा, वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी आईपीस के लिए, और जो आईपीस है वो फाइनल इमेज आपकी वर्चुअल बनाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो मैग्निफिकेशन है वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की फोकल लेंथ पर भी डिपेंड करती है। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के ऊपर आपकी मैग्निफिकेशन डिपेंड नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर टेलीस्कोप।
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर है, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो करेक्ट ही है। मैग्नीफाइंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यस। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो माइनस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीसी होती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज मोर देन FO प्लस FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तो ये इससे ज़्यादा नहीं ही होता, मतलब इतना ही रखते हैं हम मैक्सिमम, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। मैग्नीफाइंग पावर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यस। FE को बढ़ाएंगे तो M डिक्रीज ही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो C इसका गलत आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, दोनों की आपको फोकल लेंथ गिवन है। FO हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, FE हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। टू व्यू द इमेज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो लेंसेज के बीच की सेपरेशन हम जानते हैं, दोनों का क्या होगी, सम, तो ये आ जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर। फिर पूछा है इसी सिचुएशन के लिए मैग्नीफाइंग पावर, तो M होगी FO बाय FE यानी कि 80/4, तो 20 आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ 5/π हेनरी, कैपेसिटर ऑफ 50/π माइक्रोफैरेड, resistor of 400 ohm are connected in series across an AC voltage। LCR सर्किट का क्वेश्चन है। इम्पिडेंस पूछी है सर्किट की एंड RMS वैल्यू पूछी है आपसे करंट की। इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला होगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो पहले XL और XC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। XL हम जानते हैं क्या होगा, ओमेगा इंटू L। V हमें गिवन है, ये होगा हमारा V0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इज बेसिकली 100π। L हमें कितना गिवन है, L हमें गिवन है 5/π, तो XL की वैल्यू तो आ गई हमारी 500 ओम। अब XC क्या होता है, XC होता है हमारा 1/ωc, तो XC क्या रहेगा 1/ω कितना है 100π, C कितना है 50/π माइक्रोफैरेड, उसको फैरेड में चेंज करेंगे तो इनटू कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁻⁶। तो XC की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, इसे सॉल्व करने पर आएगा 1000/5, तो XC अपना आता है 200 ओम। बस अब Z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, √R कितना है, R है 400 उसका स्क्वायर, XL कितना है 500 माइनस XC कितना है 200 उसका स्क्वायर। इससे सॉल्व करने पर Z हमारा आएगा 500 ओम। तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट तो आ गया हमारा 500 ओम। फिर पूछी है करंट की RMS वैल्यू, तो जो IRMS होगा, IRMS को क्या लिखा जा सकता है, VRMS ओवर इम्पिडेंस। इम्पिडेंस तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं VRMS की, तो VRMS होगा V0/√2। V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 140, √2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, उन्होंने बोला है 1.4 यूज करने को, तो ये आ गया 1.4। तो जो VRMS रहेगा हमारा वो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करके वो आ जाएगा 100 वोल्ट। अब हमें IRMS पूछा है, तो 100 डिवाइडेड बाय Z है 500, तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.2 एम्पियर, 1/5 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के चॉइस में एक और क्वेश्चन था, उसका भी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। The number of turns in the primary and the secondary coil of an ideal transformer are 100 and 5000। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है 100, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है आपके कितने 5000। 3.3 किलोवाट पावर इज सप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर एट 220 वोल्ट। मतलब इनिशियली जो आपने सप्लाई वोल्टेज दी वो कितनी दी 220 वोल्ट की, पावर कितनी है 3.3 किलोवाट। आपसे पूछा है करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड आउटपुट वोल्टेज,
तो प्राइमरी कॉइल का करंट तो बहुत इजी है, V पावर P किसके इक्वल होती है, V इंटू आई के। किलो वोट को वोट में चेंज करोगे तो ये 3300 वाट आ जाएगा, इक्वल टू 20 इंटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है हमारी 15 एम्पियर। फिर आपसे पूछी गई है क्या, आपसे पूछी गई है आउटपुट वोल्टेज। तो अब हम आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला लगा देंगे, सेकेंडरी V प्राइमरी ओवर NS बाय NP। VS हमें बताना है, NS कितना है 5000, NP कितना है 100, VP कितना है अपना 220। तो इसे सॉल्व करके जो VS आता है हमारा वो आता है 11000 वोल्ट। सो जो हमारा प्राइमरी कॉइल का करंट आया वो आया 15 एम्पियर का, और जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज आई बेसिकली वो आई हमारी 11000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 32। Obtain an expression for the work done to dissociate the system of three charges Q minus 4Q and 2Q placed at the vertices A, B and C of an equilateral triangle of side A। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है A, B, C। A पर चार्ज रखा है Q, B पर चार्ज रखा है -4Q और C पर चार्ज रखा है कितना 2Q। साइड जो है वो A दी हुई है आपको सारी। वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। हम जानते हैं इन तीनों चार्जेस को डिसोसिएट करने के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, इन तीनों सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए और बी के लिए लिखेंगे तो Q इंटू 4Q माइनस का, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ पूरा। ए और बी के लिए लिखेंगे, ये हमारा मान लीजिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। ये हो जाएगी Q1 Q2 ओवर R12 प्लस Q2 Q3 ओवर R23, सेपरेशन है बेसिकली ये उनके बीच की, प्लस में क्या आ जाएगा Q3 Q1 ओवर R13। मतलब तीनों का अरेंजमेंट लिख लेना है हमें। बस अब वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू -4Q बाई A, 2 और 3 हो जाएंगे -4Q इंटू 2Q बाई A प्लस 2Q इंटू Q बाई A। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -4Q स्क्वेयर प्लस माइनस का 8Q स्क्वेयर प्लस 2Q स्क्वेयर ओवर A। ये वैल्यू आती है सॉल्व करने पर -10Q स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। वर्क डन इसका नेगेटिव, यानी कि जो ओवरऑल आंसर आएगा ना हमारा वर्क डन का, वो प्लस की वैल्यू आएगी 10Q स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के जो चॉइस में क्वेश्चन गिवन था हमें, उसमें भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। 2 cells of EMF 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 सेल्स डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। आपको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, मतलब बेसिकली इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा ना वो होगा 1/1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट आएगा हमारा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, 1 इंटू 0.5 ओवर 1 प्लस 0.5। तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है हमारी 1/3 ओम। फिर अगर बात की जाए E इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट EMF की, तो फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। 2 सेल्स की बात हो रही है। यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं 12 ओवर 1 प्लस 6 ओवर 0.5, नीचे 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 0.5।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से जो ई इक्विवेलेंट आता है वो 8 वोल्ट आता है। सो 8 वोल्ट जो है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा और 1/3 ओम जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जो इसका ये थर्ड पार्ट है ना, इसमें बेसिकली ना क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एंगल मेंशन ही नहीं किए हैं, प्रिज्म का टाइप नहीं बताया जिससे हम एंगल आइडेंटिफाई कर सके। और जब तक एंगल, कोई एक एंगल भी नहीं पता होगा ना हमें, तो हम नहीं बता सकते कि एक्चुअली लाइट की रे कहाँ जाएगी। तो अभी के लिए मैं ना तीनों एंगल्स को 60 डिग्री लेकर सॉल्व कर रही हूँ। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं हम, बट क्लियरली मेंशन नहीं है कि प्रिज्म कैसा है। A ray of light QP is incident normally on the face BC, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कराया। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में तो हम जानते हैं लाइट की रे जो है वो अपने पाथ पर बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है। अब AB से वो टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल। अब हमें देखना है कि वो लाइट की रे AB पर कितने एंगल पर फॉल की, क्योंकि हमसे लाइट की रे का पाथ ट्रेस करने को बोला गया है और जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमें गिवन है। क्योंकि जब तक हमें क्रिटिकल एंगल नहीं पता चलेगा, क्रिटिकल एंगल तो हम निकाल लेंगे, साइन C हो जाएगा हमारा 1/n। तो साइन C 1/1.5, इसको सॉल्व करते हैं ना तो क्रिटिकल एंगल आ जाता है हमारा। साइन C की वैल्यू भी निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये आती है 0.66 अप्रोक्सीमेटली। अब मैंने अगर 60 डिग्री एंगल लिए, देखो TIR होगी या रिफ्रैक्शन होगी या ग्रेजिंग इमर्जेंस होगी, दैट डिपेंड्स ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन आ रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR होगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगी। तो अगर मैंने अभी के लिए इस एंगल को कितना लिया है, 60 डिग्री, ये है 90, तो ये होगा 30। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.866। बेसिकली साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा आ रहा है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तो रफली वी कैन से कि I ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे TIR होगी, तो उस अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा हमारा लाइट की रे का पाथ। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ये पेपर जो सेट 3 था उसके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, एक्सेप्ट थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे। और जो सेट 1 और 2 के क्वेश्चंस हैं, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं जो इनसे अलग हैं कुछ एक क्वेश्चंस, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।